अब मैं स्वागत भाषण के लिए अपनी मैम डॉक्टर सुशीला नाविक जी से आग्रह करती हूँ कि सर का स्वागत करें। नमस्कार सर, सादर प्रणाम। आज हमारे कॉलेज हिंदी विभाग में हिंदी में रोजगार की संभावनाएं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे गुरु परम आदरणीय श्री प्रोफेसर श्री नारायण BSS श्री प्रोफेसर नारायण राजू जी हैं। सादर प्रणाम सर, जिनके द्वारा आज के इस वेबिनार के विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। सर्वप्रथम अपने गुरु परमादरणीय श्रद्धेय श्री नारायण राजू जी का मैं अपने इस कॉलेज में हिंदी विभाग में स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। थैंक यू। और अपने कॉलेज के माननीय आदरणीय सम्माननीय सचिव श्री शांतिमल नाहर जी, निदेशक डॉक्टर फ्रांसिस जी, एडवाइजर श्री महावीर जी, सीनियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्री पी राजेंद्र प्रसाद जी और कोऑर्डिनेटर महोदया श्रीमती डॉक्टर तमरा सेल्वी जी का मैं इस एक दिवसीय वेबिनार में स्वागत, अभिनंदन करती हूँ तथा अपने सभी छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम में सक्रिय प्रतिभागिता लेने के लिए और सभी आगंतुकों का मैं स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। और इसी क्रम में मैं सर का संक्षिप्त परिचय देने के लिए अपने हिंदी विभाग के प्रवक्ता श्री सतीश कुमार पांडे जी से आग्रह करती हूँ कि वे सर का संक्षिप्त में परिचय दें। नमस्कार सर। अभी मैं अपने सीनियर कोऑर्डिनेटर श्री डॉक्टर श्री पी राजेंद्र प्रसाद जी को आग्रह करती हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि का सम्मान करें। नमस्ते सर। सर नमस्ते। आपका हमारे कॉलेज अगरचंद मानवल जैन कॉलेज मीनम्बाकम चेन्नई में स्वागत करने के अभिनंदन है। सर, आपने अपना अमूल्य समय देकर हमें अनुग्रहित किया सर, धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आपके संभाषण द्वारा हमारे छात्र एवं हम सभी लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर। अब मैं अपने सर सतीश कुमार पांडे जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और विशिष्ट अतिथि का परिचय दें। प्रणाम सर। आदरणीय प्रोफेसर नारायण राजू सर का परिचय देने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है,
इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर ने देश और विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाया है। आज के इस वेबिनार में मैं सर का बहुत ही संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करूंगा। सर का परिचय तो बहुत बड़ा है और लगभग 22-23 पेजों में है, पर मैंने इसको संक्षिप्त करके 4-5 पेजों में निकालने की कोशिश किया हूँ। सर ने पीएचडी जो है 1997 में आंध्रा विश्वविद्यालय में मोहन राकेश के नाटकों में प्रयोगधर्मिता पर किया था और आपने वहीं से एमए हिंदी 1992 में किया है। पीजी डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी 1996 आंध्रा विश्वविद्यालय से फर्स्ट डिवीजन में किया है और सर ने बीकॉम भी आंध्रा विश्वविद्यालय से ही किया है और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप अवार्ड भी उनको प्राप्त हुआ है। वर्तमान में सर के पास टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो स्कूल लेवल पर 1992 से 1994 तक उन्होंने काम किया है और यूजी लेवल पे 1994 से 1997, पीजी लेवल पर 23 साल का उनके पास अभी तक का अनुभव है। वर्तमान में सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में प्रोफेसर हैं और वहाँ पर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं और अभी विगत 1 सप्ताह पहले ही सर का कार्यकाल डीन के पद पर समाप्त हुआ है और वहाँ पर सर ऑफिस इंचार्ज, हिंदी ऑफिसर, प्रोफेसर इंचार्ज एस्टेब्लिशमेंट, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बहुत सारे अन्य पदों को ग्रहण किया हुआ है। सर ने देश में जो अध्यापन का कार्य 23 सालों से ज़्यादा समय से किया ही है, अपितु विदेश में सोफिया विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया हुआ है। सर ने लीप प्रोग्राम एक जो भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा प्रायोजित किया गया है उसमें मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया भी अभी सर 2019 में गए थे, वहाँ पर उनका बहुत बढ़िया कार्यक्रम संपन्न हुआ जो 2 सप्ताह का था। सर की बहुत सारी किताबें हैं जिनमें प्रमुख 4-5 किताबों को यहाँ पर मैंने अपने सूची में रखा हुआ है। पहला है मोहन राकेश के नाटक में वस्तुनिष्ठता और प्रयोग, दूसरा है मूल्यवंश की धर्मवीर भारती के ऊपर उनका रचना है, तीसरा मोहन राकेश के व्यक्ति और रचना कर्म में आधुनिक प्रतिभा, रंगमंच नाटककार में मोहन राकेश। ये 4 प्रमुख किताबों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सर ने अपने निर्देशन में पीएचडी अभी तक 16 से ज़्यादा लोगों को करा चुके हैं, एमफिल 69 लोगों का हो चुका है। इंटरनेशनल सेमिनार की बात करें तो आपने अभी तक 15 इंटरनेशनल सेमिनार संपन्न कराए हैं और 40 राष्ट्रीय सेमिनार को हुआ है और उनके पब्लिकेशन की अगर जहाँ तक बात करें तो लगभग 250 पब्लिकेशन अभी तक सर के प्रकाशित हो चुके हैं। रेडियो टॉक भी है जिसमें 25 है, तेलुगु में 5 है और गेस्ट पर्सन के रूप में अभी तक आपने 37 जगहों पर किया हुआ है। इंटरनेशनल वेबिनार में 10 वेबिनारों में आपने पार्टिसिपेट किया है सर ने और बहुत सारे मैगजीनों के संपादक के रूप में कार्य किया है जो उसको यहाँ सबको बता पाना संभव नहीं है। और सर को तेलुगु भाषी हिंदी युवा लेखक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है 2009 में। साहित्य श्री पुरस्कार भी सर को मुरादाबाद की तरफ से मिला हुआ है 2014 में। हिंदी सेवी सम्मेलन में सम्मान इनको मिला है सर को 2016 में और राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचारिका सेवी में 2018 हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा प्राप्त हुआ है। सर को हिंदी लैंग्वेज, तेलुगु, इंग्लिश, तमिल, मलयालम इन सब का ज्ञान है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सर जो है तकनीकी शिक्षा में अभी अपना योगदान दे रहे हैं और इन सर का यूट्यूब चैनल पर लगभग 350 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल आ चुके हैं जिन्हें सभी लोग देख सकते हैं और इनका इसका ब्लॉग जो है आपको हम बता देंगे। और सर ने लगभग 150 ब्लॉगों में अपना कार्य किया हुआ है। तो ये सारे संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश मैंने सर को की और सर मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप इस कार्यक्रम में आए और हम लोगों को अपना व्याख्यान देंगे। हम सब आपके आभारी हैं और लगातार सर का सानिध्य और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है हर चरणों पर। तो सर बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद सर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर SVSS नारायणन जी राजू जी के आग्रह करती हूँ कि वे अपना उद्बोधन दें। ठीक है। सबसे पहले ओम नमो श्री वेंकटेशाय। सबसे पहले मैं आज इस कार्यक्रम के संचालक AM जैन कॉलेज चेन्नई के संपूर्ण प्रबंधन को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। विशेष रूप से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और इस कॉलेज के प्राचार्य और वहाँ के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुशीला नाविक जी और हिंदी के प्राध्यापक सतीश कुमार पांडे जी और कॉलेज से संबंधित विभिन्न छात्र छात्रा। सबसे पहले मुझसे जब कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं 1 महीने से थोड़ा सर्जरी की वजह से रेस्ट में हूँ, मैंने तो मना कर दिया, लेकिन विद्यार्थी है तो सर बता दिया सर आप आ जाइए। तो मैंने इसलिए शायद इस महीने में मेरा ये पहला प्रोग्राम है, क्योंकि रेस्ट की वजह से नहीं दिया हूँ किसी को समय, लेकिन आज भी चश्मा रेगुलर नहीं है, तब भी मैं कोशिश करता हूँ। आप सबको अभी सतीश पांडे जी ने बहुत बड़ा लंबा परिचय दिया है, लेकिन मैं आप सबसे आज खासकर मैं विद्यार्थियों से बात करने के लिए इसलिए आया हूं। आमतौर पर विद्यार्थी खासकर जो दक्षिण भारत, क्योंकि मैं भी दक्षिण भारत से ही संबंधित, जब खासकर जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, चाहे वो तमिल या कन्नड़ या मलयालम या तेलुगु या मराठी जो भी हो, इन प्रांतों में जब भी हम हिंदी की बात करते, जो हिंदी अध्यापक है, हिंदी की बात करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तव में हिंदी क्यों सीखना है? हम सब जानते हैं, जहां हम तो मनुष्य हैं, मानव है, मानव ही नहीं कोई भी प्राणी बिना कोई मतलब से कोई काम नहीं, हम कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन इसके लिए मैं उदाहरण बता दे। अगर अभी अभी जन्मा हुआ एक शिशु, मतलब स्मॉल बेबी, अगर वो भूख लगने से ही रोते, अगर माँ उनको बढ़िया दूध पिलाया, एक बार पेट भर लिया, क्योंकि उनको इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, पेट भर लिए तो आराम से सोता है। फिर जब उनको भूख लगने से ही वो रोता है, मतलब वो बिना मतलब से रोता भी नहीं है बच्चे। अगर उनको कोई बिल्कुल इस दुनिया से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मैं इसलिए उदाहरण बता देता हूं। अगर बिना कोई फल से कोई कुछ भी नहीं करता है, हम ऐसे झूठ बोलते हैं कि मेरा कोई स्वाद नहीं है, ये नहीं है, स्वाद की बात नहीं। इंसान अगर हमारे लिए कोई लाभ नहीं तो क्यों काम करते? काम करे तो कुछ पैसे मिलता है, नहीं तो नाम मिलता है, यश मिलता है, इसके लिए करते। तो हम इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं? चाहते हैं कि पढ़ाई से ज्ञान मिले और इस ज्ञान के द्वारा हम आगे अपने जीवन या रोजमर्रा का कार्य, हम इसी को रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रोजगार के लिए करते। अगर नहीं है तो क्यों करते? अगर इससे आपको कुछ नहीं मिलता है तो वो कोर्स कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर हम इतिहास देखने से, अगर एक जमाने में संस्कृत खूब सीखते थे लोग, क्योंकि संपूर्ण सारी जो राजकाज संस्कृत में चलता था। बाद में पाली आ गए हैं, प्राकृत आ गए हैं। जब विदेशी आक्रमण करके जो मुसलमान लोग आए हैं, तब लोग फारसी सीख लिए, अरबी फारसी में काम करते थे लोग। जैसे अंग्रेजी लोग आए तो अंग्रेजी सीखना शुरू कर लिया, क्योंकि अगर आपको रोजगार चाहे तो क्या कर, अगर राजा के पास काम करना है तो आपको ब्रिटिश के सामने तो अंग्रेजी चाहिए, तो अंग्रेज
सीख लिया है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज भारत, मैं भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की बात करता हूं, और जहां मैं हिंदी की बात करता हूं तो आप हिंदी मत समझिए, सभी भारतीय भाषाओं का मिलन ही हिंदी है। सभी भारतीय भाषाओं के एक समाहार ही हिंदी है, हिंदी अलग नहीं है, ये हमारी भारतीय भाषा है। तो इसको हम क्यों सीखें? रोजगार में इसका क्या, क्योंकि अगर रोजगार ही नहीं है तो हम क्यों सीखते? रोजगार मतलब ये मत समझिए कि सीधा हिंदी से ही आपको काम मिले। अगर आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या कोई कंसल्टेंट बने, कोई एमएनसी में काम करे, कहीं भी काम करे, हमारे लिए कोई ये गारंटी नहीं कि हम अपने प्रांत में ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इधर चेन्नई में या तमिलनाडु में इससे कोई सवाल ही नहीं। आजकल लोग जहां जहां काम कर रहे हैं, विभिन्न प्रांतों में काम कर रहे हैं, वहां की मातृभाषाएं अलग है, प्रादेशिक भाषाएं अलग है, लेकिन हर व्यक्ति जहां जहां जाते हैं वहां की प्रादेशिक भाषा हर बार सीखना मुश्किल है। प्रादेशिक भाषा में थोड़ा, लेकिन एक संपर्क भाषा चाहिए। वो संपर्क भाषा लोग, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अंग्रेजी, लेकिन मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी सीखिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में अंग्रेजी कभी भी संपर्क भाषा नहीं बन पाई। भारतवर्ष में संपर्क भाषा सिर्फ हिंदी ही है। अगर आप तेलुगु प्रांत में गए तो वहां तेलुगु के साथ साथ हिंदी भी जानते हैं, सीखते भी। तमिलनाडु में हिंदी के साथ, तमिल के साथ साथ लोग अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी जानते हैं। वही केरला में मलयालम के साथ साथ हिंदी जानते हैं। लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में संपर्क भाषा मतलब लिंक लैंग्वेज कहते हैं हम हिंदी। आपको तो कक्षा में पढ़ाते हैं हिंदी कैसे, छोटी मोटी कविताएं सिखाते हैं। ये सब आपको हिंदी भाषा सिखाने के लिए एक माध्यम। लेकिन अब हिंदी भाषा जब सीखते हैं, आपको संदेह आते हैं कि कबीर के पद पढ़ने से क्या होता है ना? सतगुरु की महिमा अनंत ऐसे कहते हैं। गुरु की महिमा क्या? तो वहां उनके उपदेश के साथ साथ ये दिखाना चाहते हैं कि आप हिंदी भाषा में दक्षता प्राप्त करें। मतलब आप ये मत समझिए कि हिंदी मतलब खूब पढ़ लें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब बाजार में या रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट में जहां चाहिए वहां मिनिमम कन्वर्सेशन आपको हिंदी में बोलना, या जरूरत पड़े तो पढ़ना, लिखना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम जहां बोर्ड पढ़ पाए और कुछ बात कर पाए, ये दोनों अगर आप सीख लिए तो आपको कैसे काम आता है, मैं अलग अलग संदर्भों को मैं बता देता हूं। अगर मैं तो हिंदी का तो पढ़ाता रहता हूं, अलग बात है, मेरी मातृभाषा तो तेलुगु है, लेकिन मैंने अधिकांश समय तेलुगु प्रांत से अलग केरला में, एर्नाकुलम में, चेन्नई में, अभी आप जानते हैं तिरुवारूर जिस प्रकार सबसे ज्यादा तेर मतलब जो कार फेस्टिवल के लिए फेमस जो तिरुवारूर और पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के जो जन्म स्थल है, आप समझ लीजिए तिरुवारूर इज अ वेरी रिमोट प्लेस है, लेकिन यहाँ भी बाजार में जाने से मतलब छोटे मोटे जो दुकानदार, जो कुछ लोग औरतें भी ऐसे रहते कि बिल्कुल उनको मेरे ख्याल से तो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं हो, लेकिन जब मेरे जैसे बहुत लोग अगर यमा एवला, जब हम इस प्रकार की तमिल बात करते ही उनको पता चलता है कि ये तमिल के नहीं है, तुरंत उनका उत्तर देखिए, 20 रुपए, 15 रुपए, 30 रुपए इस प्रकार बोलते हैं, क्योंकि उनको हिंदी बस इतना ही मालूम है कि क्योंकि जो ग्राहक आए तो उनको अगर हिंदी में उत्तर दिया, हिंदी में बता दिए तो अगले दिन से वो वही दुकान पे जाते हैं। क्यों? वो महिला सीख लिया है,
उनको मालूम है कि उनको ग्राहक चाहिए, इसलिए वो हिंदी सीखते हैं। मतलब सीखना मतलब वो विधिवत कक्षा में जाके नहीं, जो ऐसे ही टूटी फूटी जो लोगों से रूटीन में ही इतना सीखते हैं कि कोई ग्राहक आए तो उनको ये तकलीफ ना लगे। वैसे ही अगर जिस प्रकार अगर हम हिंदी ये रोजगार की, अगर हिंदी में विधिवत पढ़ाने से अध्यापक बने, हिंदी ट्रांसलेटर बने, हिंदी ऑफिसर बने, हिंदी टाइपिस्ट बने, वो इनके साथ साथ अगर आप इंजीनियर भी बने या डॉक्टर बने, अगर आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, आप कहीं क्लिनिक खोल दिया है और कहीं दूर प्रदेश में, वहां आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन पेशेंट के रूप में आ सकता है। आपकी हमारी मातृभाषा वाले थोड़े ही मिलते हैं लेकिन वो जो भी आए, अगर आप हिंदी की थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो मरीज के साथ आप आराम से, क्योंकि जब मरीज आए तो अपनी जो बाधा मतलब जो प्रॉब्लम बताने तो वो हिंदी में बता सकते हैं। अब आपको आराम से एक और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स ये पता चलता है कि हाँ ये डॉक्टर हिंदी समझते हैं, तो एकदम आपके भीड़ भाड़ हो जाती है। मतलब ये डॉक्टर की पढ़ाई के लिए हिंदी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप आगे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो आपको हिंदी बहुत काम आती है। इसलिए हिंदी की न्यूनतम जानकारी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े पुस्तक के या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपनी न्यूनतम जानकारी रखें। और इसके साथ साथ हिंदी पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है, मैं उदाहरण में बता देता। आज हम लोग ऐसे बार बार बात करते हैं, जैसे अब इस महामारी का जो टाइम है, आज लोग इतने हमको हर आज खासकर मीडिया ये सब ऐसे सिखाते हैं कि बहुत सैनिटाइजेशन के बारे में, है ना, और आप ऐसे बात धोए हाथ, मानस के एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, लेकिन यही लगभग सारे विषय सभी रामायण में भी मिलता है, अगर तमिल में भी पढ़ने से भी मिलता है। देखिए हमारे भारतीय परंपरा इतनी अच्छी है, अगर हम थोड़ा बहुत हम पढ़ने से क्या फायदा मिलता है मैं बता देता हूँ। देखिए रामचरितमानस के एक उदाहरण देता हूं। क्या हुआ, राम लंका में रावण को मारने के बाद वापस आ रहे हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सहित विभीषण, बहुत लोग राम के साथ अयोध्या आ रहे हैं। तो पता चला है कि भगवान श्री राम अब पुष्पक विमान से आ रहे हैं। पुष्पक विमान को लैंडिंग किया लगभग अयोध्या के बॉर्डर पे। अब क्योंकि 14 वर्ष से राम से अलग होने के कारण सभी लोग भगवान राम को देखने के लिए आते हो, मतलब इतना भीड़ भाड़ हो जाएंगे समझ लीजिए। तब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने या म्युनिसिपालिटी लोगों ने क्या किया मैं बता देता हूं। देखिए इस तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के एक पद से, भीति सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रच बहु चौक पुराई, नाना बांति सुमंगल साजे, हरति नगर निशान बहुबाज। देखिए ऐसे कैसे जा रहे हैं, यहाँ ये बता, देखिए सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई। क्या किया, सैनिटाइज कैसे किया है। आजकल जो सैनिटाइज करते हैं तो केमिकल्स, इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। हमारी भारतीय परंपरा ऐसे है, समय सैनिटाइजेशन कैसे करते थे, सारी गलियां मतलब बीत सकल सुगंध सिंचाई, अर्थात सुगंधित द्रवों से, मतलब आज स्पाइसेस बोलते हैं ना, इन सारे स्पाइसेस का एक्सट्रैक्टेड वाटर। देखिए हमारे भारत कितने सुसंपन्न भारत है। आजकल वो केमिकल के बदले में वो लोग क्या सिंचाई करते थे,
सारे सुगंध मतलब ऑल स्पाइसेस से एक्सट्रैक्ट पानी को निकाल कर सारी गलियों में स्प्रे किया है, क्योंकि कोई बैड बैक्टीरिया ना आए। मैं ये उदाहरण इसलिए मैंने बता दिया, आप इस बहाने हिंदी ही नहीं सभी भारतीय भाषाओं में स्थित बहुत चीज पढ़िए। इसके लिए पुण्य मिलता है नहीं, मैं पुण्य की बात नहीं करता, लेकिन इससे सैनिटाइजेशन आज हमें कोई आकर हमको सिखाने की जरूरत नहीं, हाथ धोएं ये धोएं। इसीलिए हम कोरोना के महामारी के कारण में लगभग 1.5 वर्ष मतलब 1.5 ईयर से हम बिल्कुल सब घर में बैठे हैं, आज जैसे ऑनलाइन की तरह चला रहे। लेकिन ये ज्ञान हमारे पास है, ये सारी चीज आपको पढ़ने से ही पता चलता है। देखिए, और इसके साथ साथ आगे बाहर हर जगह इतनी बहुत भीड़ भाड़ लोग हैं, तो लोग वहीं से ही आरती देना आरंभ कर दिए। हमारे मंदिरों में जहां भी जाते हैं तो जहां भीड़ ज्यादा रहता है कोई कार्यक्रम में, तो वहां आरती देने की एक परंपरा क्यों है हमारे पास? कारण क्या है कि इससे बैड बैक्टीरिया दूर हो जाता है। आज हम लोग में देखिए एक कर्पूर की एक टिकिया जेब में रखो, बीच बीच में ऐसे सांस लेते वक्त इसको यहाँ ना, ये सारी बात आज की नहीं हमारे पास है। ये सब कैसे पता चलता है? हम पढ़ने से ही पता। देखिए, कर ही आरती, आरती हर सारे कष्टों को तकलीफों को दूर करने वाले भगवान श्री राम को आरती। राम कहाँ है? सामने नहीं है, अयोध्या के एंड में है, लेकिन पूरे अयोध्या में लोग आ गए हैं, तब भी लोग वहीं से आरती देना आरंभ कर दिया। एक तो भगवान की, दूसरी चीज हम भारत इतने सुसंपन्न संस्कृति से युक्त भारत है कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है। जब भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई तो वहां कोई बैड बैक्टीरिया ना फैले, इसके लिए इतनी सारी आरती देने की परंपरा है। ये सब हमको पढ़ने से, लेकिन ये सब इसलिए पढ़ाते हैं कि सिर्फ भाषा सिखाने के लिए नहीं, भाषा के साथ साथ भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति और इतनी सुसंपन्न भारत की स्थिति पढ़ाने के लिए ये सब हम मैं इसलिए याद करता हूं। और आप में बहुत लोग शायद कंप्यूटर डिजाइनिंग वगैरह ग्राफिक्स करने वाले हो, इसके लिए भी मैं बता देता हूं। आप जब हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी नहीं सभी तमिल में भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप समझ लीजिए, रामायण ही उदाहरण लीजिए, जब हनुमान संजीवनी लाने जाते हैं, वहां का वर्णन अगर आप एक बार ध्यान से वहां इतनी अलग 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 पौधों और ऐसे चमकने वाले इन सब का वर्णन 600 साल पहले ही हमारे पास है। आज अगर उसको ध्यान से आप पढ़े, अगर उन सब को ग्राफिक्स में लाने के लिए आपको बहुत काम आता है। एक एक पद में वर्णन किया, लेकिन ग्राफिक में लगाने के लिए तो 1 साल लगता है। उदाहरण के लिए हम जब हनुमान सुंदरकांड में सीता ढूंढते वक्त जाते वक्त समुद्र में सुरसा आती, कहते हैं कि अब भैया जो भी आए मेरे मुंह में जाना है। तो वहां देखिए 600 साल पहले के वर्णन देख लीजिए। तो हनुमान जी कहते कि ठीक है मुझे निगल लो। तो हनुमान ऐसे देखते 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 इतना अनेक योजन, सहस्र योजन बड़ा बन जाते। तब सुरसा और भी बनते ही हनुमान एक क्षण में छोटा अंगुष्ठ मात्र बनके उनके मुंह में जाकर फिर वापस भी आ जाते हैं। देखिए, ये कल्पना आज अगर आप दृश्यांकन करना, विजुअलाइज करना है तो आपको कितना काम आता है। ये सब इसलिए मैं कहता हूं, मतलब रोजगार मतलब डायरेक्ट की बात नहीं, आपको इतनी आइडिया मिलते हैं हमारे ग्रंथ पढ़े। रामचरितमानस में ये सारे रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण भी, कंब रामायण सब है, इसमें पढ़िए। आपके अपने प्रोफेशन के लिए हमारे सभी भारतीय काव्य या भारतीय, मैं इसको काव्य भी नहीं कहता, इसको शास्त्र कहता हूं। शास्त्र मीन साइंस। ये तो कोई कल्पित कथाएं नहीं है, दिस इज अ साइंस। इसमें हर चीज प्रूव्ड है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ने से
आपके प्रोफेशन, चाहे जो भी प्रोफेशन है, कोई टीचर बन सकता है, कोई ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, कोई बढ़िया डायरेक्टर बन सकता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर जगह ये सारी चीज काम आ जाता है। इसलिए मैं भारतीय भाषाओं के अध्ययन करने के लिए कहता हूं, चाहे हिंदी, और हिंदी के साथ आप ये मत सोचिए कि हिंदी की बात कर रहे तो तमिल छोड़ने की भी बात नहीं, तमिल भी ढंग से पढ़ी और हिंदी भी पढ़ी, क्योंकि अगर पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपके हम इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, तिरुकुरल अगर ध्यान से पढ़ते हैं कितने आपको चीज मिलते हैं। कभी आप डिप्रेशन में जाते ही नहीं। आजकल हम देखते रहते हैं, कोई जाते हैं एक परीक्षा में फेल हो गए, अरे यार परीक्षा में फेल होने से थोड़ी जीवन खत्म हो जाए, तुरंत सुसाइड कर ले। आजकल इतने पागल हो गए कि कोई लड़का ने लड़की से कोई प्रपोज किया, उन्होंने मना कर दिया तो तुरंत सुसाइड। ये क्या पागलपन है। जीवन मतलब इतना ही है। आप इसके लिए हमारे सारे ग्रंथ मतलब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में स्थित इतनी चीज, अभी मैंने 2-3 चीज ही बता दिया, और भी चीज इसमें उपलब्ध है। इससे आपको अपने जीवन से जीवन कैसे जीना है आपको सिखाती है। रोजगार मतलब सिर्फ ओनली जॉब नहीं, आपको जीने की शक्ति देना है। इसके लिए मैं बार बार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के उदाहरण से एक उदाहरण में आप हमें कैसे जीना है, हम क्या देना है इस भारत के लिए, मैं 5-6 मिनट में इस कथा को मैं बताना। लोग ऐसे सोचते हैं कि हम हमारे लिए कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा सिर्फ नौकरी मतलब नौकरी नहीं, हम हमारे लिए नहीं, देश के लिए भी हमें कुछ करना है। उदाहरण के लिए देखिए, तुलसीदास हम सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास मतलब रामचरितमानस जैसे ने बढ़िया हमारे लिए इतने क्या नहीं दिया है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ उनके कुछ ही दिनों में, मतलब बचपन में ही उनकी माता और पिता दोनों का देहावसान हो गया, मतलब इज ऑर्फन। तब वो क्या करता था, मंदिर में इधर उधर बैठता था, कोई मंदिर में कुछ लोग कुछ बोले तो सुनता था, वहां जो भी प्रसाद विसाद जो भी मिलता था वो खाके ऐसे ही जीवन जीता था। लगभग समझ लीजिए 10, 11, 12 वर्षों तक वैसे ही। लेकिन एक बार क्या हुआ, ऐसे दोपहर के समय में धूप में जा रहे कहीं, कोई एक साध्वी मतलब कोई एक अच्छी अम्मा देख लिया कि लड़का देख के तो कुछ ऐसे लग रहा है कि भूखा लग रहा है, इसीलिए उसको कुछ खाना खिलाओ। देखिए हमारी भारतीय परंपरा कितनी अच्छी बात है। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि दोपहर में हम खाना खाने के पहले किसी ना किसी को खिलाने की परंपरा है, चाहे वो मनुष्य भी हो सकता है या गाय भी हो सकती है, कुछ चिड़ियों को भी हो सकता है। देखिए भारतीय परंपरा ये सिखाती कि खुद जीना ही नहीं, संपूर्ण दुनिया जीना है। हम कोरोना से सीख लिए हैं। इसके पहले सोचते थे कि हम अकेले ठीक है तो सब चलता है, अब अकेले नहीं, संपूर्ण दुनिया ठीक रहने से ही हम ठीक चलते हैं। ये बात हमारी पुरानी पता है। देखिए एक अम्मा ने क्या सोचा, भैया कुछ बेटा आप कुछ खाना खाएंगे, और देखिए यहाँ मेरे शब्द ध्यान से सुनिए। उस माँ ने, उस साध्वी ने क्या कहा, बेटा आपको मैं रोटी सब्जी खिलाऊंगी, क्या खाएंगे? अब ध्यान से सुनिए, रोटी और सब्जी और फूली बढ़िया रोटी, मतलब वेरी पफी रोटी। तो हाँ बोल दिया, इतना भूखा है तो क्यों नहीं बोलता, हाँ बोल दिया। और घर अंदर जाके एक थाली में बढ़िया एकदम पफी फूली हुई, मतलब एकदम ऐसे रोटी, 2-3 रोटियां और बढ़िया सब्जी दाल सब ले आके उनके सामने रख लिया। इस बीच में अंदर गई, फिर बाहर आने से तुलसीदास ऐसे ही देख रहा है, तो पूछा क्या बेटा क्यों नहीं खा रहे? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, माँ आपने बता दिया कि रोटी और सब्जी खिलाऊंगी। तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि 11-12 साल का एक लड़का, उनको ये मालूम नहीं कि रोटी इस प्रकार है, सब्जी यही माना जाता है।
क्योंकि 11-12 साल तक उम्र में उनके नसीब में ना फुल रोटी, मतलब कभी एक टुकड़ा उकड़ा मिलता था, लेकिन कभी उन्होंने अपने जीवन में एक फुल, बहुत बढ़िया फूली हुई रोटी और ढंग की सब्जी दाल उनके नसीब में नहीं था। इतनी अभावग्रस्त जीवन जीना है। अगर हमारे फिल्मों में क्या दिखाते हैं, षड्यंत्र वाले फिल्म, आजकल भारत के खिलाफ बनाने वाले फिल्म क्या दिखाते हैं, बचपन में अनाथ रहता है तो तुरंत किसी पर पत्थर फेंकता है एक दिन, अगले दिन लाठी लेके घूमता है, दूसरे तीसरे दिन गन दिखा के और किसी से चोरी करता है, और 15 साल के उम्र में वो चेन्नई या बेंगलोर या मुंबई के डॉन बनता है ना। हमारे फिल्मों में ही दिखाते हैं, आपको कुछ नहीं मिला मतलब दूसरों पर पत्थर फेंको और एक दिन बढ़िया डॉन पकड़ो, डॉन बनो, और ऐसे ऐसे डायलॉग मिलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये तो हम इसके लिए तालियां बजा के करोड़ों रुपए देते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं। तुलसीदास इतनी अभावग्रस्त जीवन जीने के बावजूद हमारे लिए क्या दिया है, हमारे संपूर्ण जीवन को तरने वाले श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ दिया है। इससे ये पता चलता है कि हमारा, लेकिन तुलसी की तुलना में हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं, हमको क्या नहीं कम मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि हम किस प्रकार पॉजिटिव एटीट्यूड, जिस प्रकार आप पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाते, मतलब सकारात्मक विचार आने से, पढ़ने से आप कोई भी प्रोफेशन, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या टीचर बने या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, कुछ अगर कोई व्यापारी भी बने, कुछ भी करो, हम पॉजिटिव एटीट्यूड से, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमको सिर्फ इससे मिलता है कि हमारे सारे भारतीय ग्रंथ पढ़े। लेकिन हम आजकल डिप्रेशन आए तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो 4-5 घंटे इंतजार करते हैं, लाइन में खड़े बैठते हैं, और बाद में उनको 10,000 का फीस देने के बाद वो बताता है कि भैया ये नहीं करना, वो करना। ये सारी बात हमारे भारतीय ग्रंथों में। तो हमें ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं, चाहे वो तमिल में पढ़े या हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में पढ़े, इससे कोई प्रॉब्लम, लेकिन भारतीय ग्रंथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इस प्रकार डिप्रेशन से मुक्त हो जाते हैं। जब आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया रहती है। जब आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से अव्वल नंबर पास कर सकते हैं, इससे बढ़िया रोजगार मिल सकता है। रोजगार मतलब सिर्फ हिंदी, मतलब हिंदी पढ़ा के ही कमाना नहीं है। मैं यहाँ हिंदी और हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं की भी मैं बात, हमारी भारतीय भाषा पे ध्यान से आप अध्ययन करें, पढ़ें, और इससे संबंधित अच्छी पुस्तकें पढ़े, ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, तब आपको इतनी शक्ति मिलती है, आप किसी भी क्षेत्र में आप टॉप कर सकते हैं। इससे और क्या चाहिए। रोजगार मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं है, रोजगार आप अकेले नहीं, आप इतने महान लीडरशिप बन के इतना आगे बढ़ के आप खुद रोजगार कमाना ही नहीं, रोजगार कमाने के साथ साथ 100,000 लोगों को रोजगार दिलाने वाले भी बन जाते हैं। यह शक्ति हमारी भारतीय ग्रंथों में है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब्जेक्ट से हमको कोई आपत्ति, साइंस, लेकिन अगर इतने साइंस पढ़ने के बावजूद भी कोई एक नौकरी नहीं मिले बोल के सुसाइड करने से क्या फायदा है। तो ना करना है। जितने भी तकलीफ आए, कष्ट आए, क्लेश आए, तब आप आगे बढ़ना है। तो हमारे हिंदी, और हिंदी में ही नहीं, मैं जब भारत के संदर्भ में कहे तो मैं हिंदी कहता हूं, अगर प्रादेशिक तक आए तो वहां की प्रांतीय भाषाओं में भी आप पढ़ सकते। इस प्रकार आप हिंदी का अध्ययन करें तो आपको सिर्फ हिंदी में नौकरी तो आई ही, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हिंदी की पत्रकारिता की इतनी संभावनाएं हैं। आप अगर टीवी खोल के देखिए, अधिकांश चैनल हिंदी में आते हैं, और अधिकांश हिंदी प्रोग्राम तमिल में डबिंग या रीमेक होके आते रहते हैं, या हिंदी से तमिल में, तमिल से हिंदी में, तेलुगु से मतलब सभी कार्यक्रम हिंदी में ज्यादा चलते। तो डबिंग के बहुत लोग चाहिए। आपको दोनों भाषाओं की जानकारी है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, टीवी के क्षेत्र में, अगर
काम इतना मिलता है, आप 24 घंटे करने पर भी कम नहीं। पूरा रोजगार के सम पत्रकारिता में, अनुवाद में, जहां मतलब पहले आप तैयार हो जाए, इससे खूब नौकरी ही नहीं, रोजगार, इतने पैसे मिलता है, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। लेकिन इस एक दो भाषाओं को, चाहे हिंदी और अपनी प्रांतीय प्रादेशिक भाषा तमिल या मलयालम या तेलुगु, व्हाटएवर, अगर 2 या 3 भाषाओं की आपकी पूर्ण जानकारी है तो आपको पैसे इतने कमा सकते हैं, इतनी नौकरियां मिलती हैं, इसमें कोई अनगिनत आपकी जो अवसर आपको मिलता रहता है। और इस प्रकार मैं आगे इतना ही बताना कुछ, क्योंकि मैं जहां भी रामचरितमानस के उदाहरण देता हूं, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं कि हमें हनुमान जी से सीखना है, क्योंकि हनुमान जी, भक्ति तो अलग बात है, हम हनुमान जी को प्रार्थना करते, लेकिन बचपन से ही हमें ये दिखाना है कि भारतीय परंपरा कितनी। बच्चों को ऐसे क्या वो स्पाइडरमैन वगैरह दिखाते, स्पाइडरमैन यहाँ से इस मन यहाँ के भवन से दूसरे भवन में जंप करना है तो उनको धागा की जरूरत है, एक थ्रेड चाहिए। लेकिन हमारे हनुमान जी के लिए पूरा समुद्र लांघने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो हमारे पास सब कुछ है, हमारी हर चीज भारत में है। भारत को कोई विदेश वाले आके हमको भारतीय संस्कृति के लिए और चीज ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ऐसी सुसंपन्न संस्कृति के हम वारिस हैं, ये तो गर्व की बात है। मैं भारतीयता की बात करता हूं। जब भारत ऐसा देश है, भाषाएं अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं, हमारे विचार अलग है, हम आचार विचार रीति रिवाज परंपरा लगभग समान है। हम इस प्रकार जब ये सारी चीज हम भूल रहे हैं, इसको फिर दोबारा याद करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल हम हमारी भारतीय भाषाओं से संबंधित ज्ञान जरूरी है। और इसके साथ साथ और एक बात मैं यहाँ श्री राम जी के उदाहरण से मैं बता देता हूँ। आजकल लोग देखिए, रामचरितमानस से ये भी सीखना है, राम हमारे लिए क्यों आदर्श है, हम सब जानते हैं। भगवान श्री राम को आज इवनिंग बता दिया, राम अगले दिन आप युवराज बनने जा रहे, मतलब ये युवराज मतलब नेक्स्ट राजा के बाद राजा बनने जा रहे। तो राम ने क्या किया? अगर हम क्या करते हैं, तुरंत या वो करके क्या या करके रात भर पार्टी वाटी सब करते हैं। अगले दिन पता दिया आपको पता नहीं मिला तो तुरंत पूरा डिप्रेशन में जाते, नहीं तो खुदकुशी कर लेते, है ना। लेकिन राम से ये सीखना है। जब राम को पता चला है कि एक आपका राज्याभिषेक, तो राम ने या वो करके कुछ नहीं किया, तुरंत उनका सबसे पहला प्रश्न है, मुझको ही क्यों राजा बनाना चाहते हैं? हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, मैं थोड़ा 1 सेकंड पहले जन्म लिया, है ना। राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण 4 है, तो हम चारों एक साथ ही, हम एक साथ केले हैं, एक साथ कनन छेद हुआ है, एक साथ उपनयन संस्कार हुआ, एक साथ विवाह हुआ, तो मुझको ही क्यों बनाते? प्रश्न पूछते हैं उल्टा, क्योंकि मुझको बना दिया। या वो हमारे भारत में ऐसे राजा लोगों को देखते हैं कि अपने पिता को मारकर, अपने बड़े भाइयों को मारकर राजा बनने वाले हैं। ये लोग हमारे लिए आदर्श मानते हैं। औरंगजेब की कथा हम सब जानते हैं, औरंगजेब कैसे राजा बन सकते। लेकिन अगर औरंगजेब हमारे लिए आदर्श की बात नहीं है, हमारे लिए राम है। क्यों? राम, अगर उदाहरण देख लीजिए, राम अगले दिन उनको बताए कि भैया आप राज नहीं है, अब जंगल जाओ, तो तुरंत उन्होंने कोई खुदकुशी नहीं किया। नहीं है तो पिता को मार के, पिता अब आप बूढ़े हो गए तो जेल में रखना, या उनको मार के बाकी भाइयों को मार के वो राजा नहीं बना है। उन्होंने तुरंत पिताजी की आज्ञा सुनते ही बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मैं अनेक ऋषि मुनियों के साथ मिलकर और ज्ञान हासिल करूंगा, अब मैं आराम से जीने के लिए मुझको आप इतना बढ़िया मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद कह के तुरंत जंगल निकले। ये राजा राम से हम ये सीखना है, क्योंकि हमको कुछ मिला मतलब हमें यूं यूं करके उड़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ ना मिले तो डिप्रेशन में जाने की भी जरूरत नहीं। इसीलिए हम राम कथा पढ़ोगे,
इसके लिए आप हिंदी में पढ़े या तमिल में पढ़े या अंग्रेजी में पढ़े, मलयालम में पढ़े, वो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान करता हूँ। आप हिंदी और ध्यान से आप पढ़ते हैं तो हिंदी के साथ साथ हम अपने जीवन को भी, हम अपने आप को भी रिफाइन करके एक बढ़िया स्ट्रेंथ भी आज बना सकते हैं। इससे आप जो भी पढ़ें, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से या इस समाज की दृष्टि से, आप बिल्कुल आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिंदी और भारतीय भाषाएं बिल्कुल उपयोगी है। इसीलिए मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भाषा को ना सीखे ऐसा मैं कभी नहीं कहता, मैं कहना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं हमेशा इसलिए हिंदी भाषा की बात कर, आप थोड़ा ध्यान से सीखिए। भाषा सीखने के लिए कुछ पढ़िए, इन चीजों से भाषा के साथ साथ हमारे जीवन में उपयोगी अनेक चीज हम सीख सकते हैं। इससे आप अपने आगे जीवन में आप खुद आगे बढ़ना ही नहीं, इस भारतीय समाज के लिए भी आप उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे पहले बनाए तो जो डॉन वान बने केजीएफ में, इसमें उस प्रकार के डॉन बने तो आपको भी हानिकारक है और समाज के लिए भी हानि है। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम इस समाज के लिए हित बनना चाहिए, इस समाज के लिए हम उपयोगी बनना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मुझको समाज ने क्या दिया, हम अपनी ओर से समाज को क्या, व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी, हम अपनी ओर से इस सोसाइटी, क्योंकि अब कोरोना महामारी में इतना सीख लिया है कि हम अकेले ठीक रहने से कुछ नहीं होगा, इस संपूर्ण समाज ठीक रहने से ही हम आराम से बिना मास्क से बाहर घूम सकते हैं। अब बिना मास्क से बाहर जाने तो बहुत दूर की बात है, अब 4 लोग घूमे तो हमको डर लगता है। इस प्रकार डर से जीना नहीं चाहे तो हम इन चीजों को, पुरानी हमारी इतनी सुसंपन्न भारत की इन सारे चीजों को पता करना और इससे खुद को और इस समाज को उपयोग के लिए, इस समाज में हम बढ़िया अच्छी तरह बहुत सम्मानजनक जीने योग्य बनना है तो हिंदी और भारतीय भाषाओं से संबंधित विभिन्न चीज पढ़िए और उसको आत्मसात कर लीजिए और आगे बढ़िए। इसके लिए एक माध्यम है भाषा, तो वो भाषा जहां तक भारत तक है तो वो भाषा हिंदी है। यहाँ मैं और एक उदाहरण से थोड़ा समय और 4-5 मिनट में समाप्त करूंगा। हिंदी की बात में देखिए, हिंदी मतलब बाहर मैंने विदेश में भी पढ़ाया था, लगभग रशिया से लेकर रशिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ऑल द बाल्कन रीजन में हिंदी का प्रचार प्रसार राज कपूर ने जितना किया उतना कोई नहीं, क्योंकि राज कपूर और अन्य पुराने फिल्मों के कारण आज भी वहां पूरा बॉलीवुड की फिल्म चलती है। वो लोग भारत को भारत नहीं कहते हैं, वो हिंदी कहते हैं। बहुत बार जब जाते वक्त हमको देखते ही कभी ये नहीं पूछा कि आर यू इंडियन, ये नहीं पूछा, ओ हिंदी, क्योंकि हिंदी का प्रचार प्रसार उतना हुआ है। मतलब वो लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत देखना चाहते, तो वो सबसे पहले हिंदी सीखते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा आप क्यों हिंदी सीखते हैं यहाँ विदेश में, तो हम भारत को देखना चाहते हैं, भारतीय ऐसे सुसभ्य संस्कृत वहां की भारत की जो कल्चर से हम परिचित होना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत लोग भारत को इतना प्यार करते हैं कि भारत मतलब भारत देश से नहीं, भारतीय परंपरा और संस्कृति के बहुत दीवाने लोग हैं। तो ये सारी चीज उनको कैसे पता चला, हिंदी फिल्म या हिंदी के माध्यम से ही। तो वहां इस प्रकार विदेशी नहीं, अब जहां भी जाइए लगभग 125 देशों से ज्यादा पूरा हिंदी की बोलबाला है, वहां हिंदी से आराम से काम हो जाता है, आप लोगों से आराम से मिल सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज मतलब इज गिविंग एडिंग फ्लेवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां आप ज्यादा भाषाएं जानते हैं तो और आपकी जो जीने का जो ये है और विस्तार हो जाते हैं, आपको बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाती है। लेकिन भारत तक है तो मैं इस भाषा तो हिंदी और हिंदी के साथ साथ अपनी मातृभाषा भी बोलना नहीं, इसमें दो राय, मातृभाषा में पढ़िए और हिंदी में। इस प्रकार हिंदी का अध्ययन करने से आपको बहुत विभिन्न प्रकार के लाभ आपको मिलता है। मैंने इसीलिए ज्यादा ये नहीं करके मैंने कोशिश किया आपको लगातार कुछ चीज उपयोगी चीज बताने के लिए मैंने कोशिश किया। अब आगे
आप सबसे अगर कोई संदेह, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं अंत में भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय भाषाओं को कभी भूलना नहीं। और भारतीय भाषाओं में आप ये मत समझिए कि रोजगार नहीं है, रोजगार है, लेकिन इसको लेना हमारा काम है। इसके लिए भारतीय ग्रंथ पढ़िए, भारतीय शास्त्र पढ़िए। आपके जो भी क्षेत्र, मतलब आपका प्रोफेशन जो भी हो, इसमें आपको जरूर ऐड हो जाता है, मतलब और आपको विस्तार से आगे बढ़ने के लिए काम आ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मुझको यहाँ आमंत्रित करके एएम जैन कॉलेज के संपूर्ण प्रबंधन के संपूर्ण सभी सदस्यों को, क्योंकि मैं नाम नहीं जानता, लेकिन एएम जैन कॉलेज के एंटायर मैनेजमेंट के सभी सदस्यों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आपके साथ मैं जो जानता हूं, मैं जो बताता हूं, आपके साथ साझा करने के लिए एक सुअवसर प्रदान किया। इसके लिए मुख्यतः वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशीला जी और हिंदी के प्रवक्ता सतीश कुमार पांडे जी, और आज इस कार्यक्रम में भाग लिए सारे हिंदी के सेकेंड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं। और इन सबसे मैं ये कहता हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी थोड़ा बहुत पढ़े तो आपको अपने सब्जेक्ट में और आगे बढ़ने के लिए हिंदी जरूर एडिंग फ्लेवर आता है। और पढ़िए अच्छी तरह, लेकिन इसको ध्यान से थोड़ा अध्ययन कीजिए। हिंदी ही नहीं, इससे संपूर्ण भारतीय संस्कृति को भी हमको जानकारी मिलती है। इससे क्या क्या है, मैंने कुछ ही उदाहरण बता पाया हूँ। कभी समय मिले तो, अभी स्वास्थ्य ठीक होने के बाद बिल्कुल मैं, अगर कभी मौका मिले तो 1 घंटा नहीं 2 घंटे भी हम विस्तार से और भी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आगे कभी हम चर्चा करेंगे। जरूर मौका मिले तो हम करेंगे। अब इसके लिए मैं इस एएम जैन कॉलेज के प्रबंधन और वहाँ के डॉक्टर सुशीला जी, डॉक्टर सतीश कुमार पांडे और वहाँ के प्राचार्य सबको मैं पुनः धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, हेलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी व लाभप्रदायक है। हमने हिंदी भाषा के क्षेत्र में बहुत सारी रोजगार के अवसरों का पता चला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं सर से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमारी तरफ से ये प्रश्न है कि आपने जो भी बताया है या हिंदी के बारे में जो भी है, उसको किस एरिया में यूज कर सकते हैं हम लोग? किसको? आपने जो भी बताया हिंदी साहित्य, इसके बारे में, हिंदी के बारे में बहुत कुछ, तो वो हमारे लिए किस एरिया में या किस फील्ड में यूज होगा? आप किसी भी फील्ड में, अगर आप समझ लीजिए आप इंजीनियर हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो इतने भवनों का वर्णन आपको मिलता है ना, आपको डिजाइन में बहुत एक काम आता है। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, इतने हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता। अगर उदाहरण के लिए मेरे ख्याल से 10 साल पहले एक फिल्म आया था, क्या वो, एक बढ़िया ग्राफिक्स वाला फिल्म, मैं बोला अवतार, यस अवतार। अगर उसको उस समय का एकदम ऐसे ग्राफिक्स वाली एक दिखता है, वो सारे ग्राफिक्स की जो मूल अगर हम ध्यान से देखें तो रामायण में मिलता है, क्योंकि वो सब विजुअलाइज करके वो कर पाए हैं। अब उससे भी बढ़िया करने के लिए हमारे पास है, जैसे हनुमान पैर रखते हैं, अलग अलग दिखता रहता है। ये सब अवतार फिल्म पूरा एंटायर फिल्म में देखते वक्त मुझको रामायण ही याद आया, क्योंकि हमारे पास चीज है, इसको थोड़ा अध्ययन करें तो उससे 100% बेटर ग्राफिक्स हम दे सकते हैं। अगर ग्राफिक्स ही नहीं, अगर इतने कोई डॉक्टर है, आयुर्वेद से संबंध, आयुर्वेद ही नहीं, अनेक चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी है, चिकित्सा के लिए उपयोगी अनेक औषधियों की और पत्तों की और मूलियों के अनेक बहुत से संबंधित समाचार
हमारे भारतीय ग्रंथों में इसको उपयोग इससे पढ़ सकते हैं। और ये एक प्रोफेशन, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ये सब बहुत काम आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड से लगभग अनेक समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। अधिकांश समस्याएं विषय से नहीं, हमारे एटीट्यूड से प्रॉब्लम आते हैं। अगर एटीट्यूड ठीक हो गया तो आप बिल्कुल टॉप गियर में जा सकते हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। सर मैं जय किशन हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, सर मैं पूछिए। जय किशन हूँ सर, बीकॉम सीएस से। सर Very मेरा good. सवाल ये है कि आने वाले पीढ़ी में बच्चों को हिंदी पढ़ने में कैसे प्रोत्साहन कर सकते हैं? हिंदी देखिए, एक तो उनको इतना पता चले कि इस भाषा की जानकारी मिले तो मुझको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है ना। अगर आप उदाहरण बीकॉम स्टूडेंट, कॉमर्स के ग्रेजुएट, आपको ये नौकरी तमिलनाडु में मिलती है, कोई गारंटी नहीं है ना। तो बाहर अगर आप काम करना है तो अकाउंट्स तक तो आपकी अकाउंट्स नॉलेज इज एनफ, नो डाउट, लेकिन सिर्फ अकाउंट्स नॉलेज से आपका काम नहीं चलता है। लोगों से आप तो व्यवहार करना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, लोग आपके पास आए तो आपके अनुसार आप काम करना पड़ता है। तो वहां आपको हिंदी बहुत काम आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी बता दिया, तिरुवारूर में भी जब बाजार में जाते हैं तो वो लोग जानबूझकर हमको, हमारी तमिल को तुरंत पहचान को कहते हैं कि ये तमिल वाले, इसलिए वो 10, 20, 15 मतलब इस प्रकार, क्योंकि जब वहां के लोकल, जो भारत तक तो हमारी संपर्क भाषा हिंदी है, जो लिंक लैंग्वेज अगर आप सीखने से आपका प्रोफेशन के लिए ऐड हो जाता है, नहीं है तो वही आपके लिए माइनस हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अभी एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। हाल ही में नहीं, पुरानी बात है, लेकिन मैं जानता हूँ एक टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर, अभी आप कॉमर्स की बात किए, मैथमेटिक्स टीचर बन गए। Oh, very excellent teacher. He's good in expert in maths. His first posting, he went to and he joined in a good government organization, I think Kendriya Vidyalaya, posted in Bihar. First day entered the class और पूरा बोर्ड भर लिया, सब फार्मूला ये वो सब बता दिया। उनको लगा कर यार स्टूडेंट तो कोई बात ही नहीं कर रहे, क्या बात है। तो पूरा होने के बाद कुछ पूछा तो एक स्टूडेंट ने बता दिया, सर वी डोंट नो इंग्लिश। तब धीरे धीरे वो हिंदी में बात करना, हिंदी में छोटी मोटी, जब वहां मैथमेटिक्स में तो कोई नहीं है, मैथमेटिक्स तो वैसे ही है, फार्मूला वैसे है, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन जो बीच बीच में जो अंग्रेजी आती है, उस अंग्रेजी के बदले में हिंदी यूज किया, कुछ ही दिनों में बच्चे भी खुश, वो नंबर 1 टीचर बन गए। वैसे ही स्थिति टीचर की नहीं, बाजार में भी आप टिकना है तो हिंदी तो जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार कोई कॉमर्स भी हो या साइंस हो, कोई भी हो, अगर हम अपने राज्य से आगे जाकर काम करना है तो अंग्रेजी सिर्फ आप कार्यालय तक, लोगों के पास जाना, लोगों अगर आपके पास आना है तो हिंदी के अलावा कोई चारा नहीं। इसीलिए उनको ये पता चले हिंदी भाषा से इतनी उपयोगिता है, और एक तो ये रोजगार से संबंधित, इसके साथ साथ हिंदी भाषा सीखने के क्रम में ये सारी चीज पढ़ने से वो बहुत स्ट्रांग, मतलब वेरी विल स्ट्रांग, मतलब इतने स्ट्रांग, मतलब नॉट ओनली फिजिकल, मेंटली इज वेरी स्ट्रांग बन सकता है। ये हिंदी की विशेषता है। हिंदी ही नहीं, ये सारी काम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी है, लेकिन
अगर भारतीय संदर्भ में अगर आप आगे बढ़ना है, संपर्क भाषा है, तो भारत के अनुसार संपर्क भाषा हिंदी ही है, इसीलिए हिंदी की जानकारी लगभग अनिवार्य है। ओके, जय किशन। धन्यवाद सर। हाँ, ओके। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, हिंदी ऑफिशियल फोरम में बात करनी थी सर, जॉब। जी जी, क्लियर नहीं है, बता दीजिए दोबारा। हेलो हेलो। हाँ सर, हिंदी सरकारी नौकरी के लिए सर। हिंदी में सरकारी नौकरी, जो अगर आप हिंदी में, एक तो टीचर के साथ साथ भारतवर्ष के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यालयों में हिंदी जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी सीनियर ट्रांसलेटर, हिंदी अधिकारी, हिंदी टाइपिस्ट और ट्रांसलेशन ऑफिसर्स और इंटरप्रेटर, खासकर पार्लियामेंट, संसद जैसे अधिकांश जगहों में बहुत इंटरप्रेटर्स की जरूरत है। वो उनके लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषा जरूरी है। तो हाल ही में मैंने एक बार पार्लियामेंट में देखा, मोर देन 500 ट्रांसलेटर्स, नॉट ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स, उनको हिंदी के साथ साथ अन्य एक भारतीय भाषा की भी जानकारी आवश्यक है। उनकी इतनी नौकरियां है, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को फिट करना है। इसके लिए हिंदी और एक अन्य भारतीय भाषा, लगभग दक्षिण के सभी लोग इसके हिसाब से एलिजिबल है, क्योंकि अगर हम हिंदी सीख लिया तो हम एक अन्य भारतीय भाषा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी तो है ही, और अंग्रेजी तो है ही। हम सब अंग्रेजी का ज्ञान तो आजकल नेचुरल है, तो बाइलिंगुअल नहीं, अब मल्टीलिंगुअल बन जाते हैं। तो सरकार में भी बहुत नौकरियां उपलब्ध है, लेकिन आप ढंग से सीखना पड़ता है। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। थैंक यू। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए विष्णु केस को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने हमारे लिए इस हिंदी सब माह में, जो कि हिंदी हम सितंबर महीने को हिंदी माह के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा हिंदी माह के रूप में मनाते हैं, इस महीने में हमको समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारा प्लान कब से था सर, आप बताइए, वो प्लान भगवान ने कब स्वीकार किया? सितंबर महीने में स्वीकार किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका ऐसे ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे सर। और आज हमारे विद्यालय में हिंदी विभाग में आपने जो हिंदी बच्चों के लिए हिंदी क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए, क्या व्यवसाय है, ये विषय चुना सर, ये बहुत बहुत हमारे लिए उपयोगी और लाभप्रद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर SVSS नारायणन राजू जी को धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने संभाषण द्वारा बहुत ही उपयोगी व ज्ञानवर्धक जानकारी हमें दिया, जिससे हमें हिंदी श्रेष्ठ में रोजगार के अवसरों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। सर का मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी व लाभप्रद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।
अब मैं अपने कॉलेज के सचिव आदरणीय श्री शांतिमल नाहर जी, निर्देशक डॉक्टर फ्रांसिस, एडवर्टाइजर डॉक्टर श्री महावीर जी, सीनियर को एडिटर डॉक्टर श्री पी राजेंद्र प्रसाद, को एडवर्टाइजर श्री तामरम सेल्वी जी को आभार व धन्यवाद स्थापित करता हूँ। अपने हिंदी विभाग के प्रभुत्व श्रीमती डॉक्टर सुशीला नाविक व सतीश कुमार पांडे जी को बहुत आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके आयोजन द्वारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, और साथ में सभी छात्र छात्राओं व तकनीकी समूह को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके सक्रिय प्रतिभागिता से कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सबसे निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने